हेलो बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज वर्कशीट नंबर 1 जिसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। यह है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस और डेट है 9 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब आपको अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखनी है। सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे। वर्कशीट नंबर ज़रूर डालेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर है 29। वर्कशीट नंबर 29। नेम ऑफ द क्लास टीचर ज़रूर डालेंगे और डेट डालेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। अभी आपने पहले वर्कशीट में पढ़ा होगा मानव शरीर के बारे में। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में कि पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं। तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं। तो दोनों की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग होगी। जो पौधे छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो जड़ें हैं वो मृदा के अंदर है और जड़ों के पास में ही पौधे का पूरा अंग होता है। बाकी का अंग भी जड़ों के पास में ही होता है अगर छोटा पौधा है। तो ऐसे पौधों को अपना पोषण लेने में ज़्यादा समस्या नहीं होती और वो जड़ों के थ्रू ही, जड़ों द्वारा ही अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे पौधों के पूरे भागों में वो उसको अपना पोषण ले लेता है। हमें पता है कि पौधों में पोषण के लिए एक ही रास्ता है और वो है मृदा, जो प्रकृति द्वारा होता है, प्राकृतिक रास्ता है। तो पौधे क्या करते हैं, मृदा द्वारा अपना सारा पोषण लेते हैं। तो ये तो बात हो गई छोटे पौधों की। लेकिन अगर पौधे बड़े हैं तब क्या होता है? तब तो ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि अगर पौधा बड़ा है तो जो उसके अंग हैं वो सारे मृदा से थोड़े दूर दूर होंगे। तो वहां तक उसके पोषण को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, इनके पास में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल चैनल होते हैं जिसके द्वारा ये अपना पोषण का काम करते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट में लिखा क्या है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मतलब कि अगर पौधों को अपना कोई भी पोषण अगर लेना है तो वो कहाँ से मिलेगा? मृदा से मिलेगा। जो सबसे निकटतम सोर्स होता है उसका, वो मृदा होती है। और पोषण के रूप में खास तौर से पौधे क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज लवण। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। ये इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों से करते हैं बच्चों, क्योंकि जो जड़ें हैं वो मृदा के संपर्क में रहती हैं और इसीलिए जड़ों का बहुत ही मुख्य रोल होता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर पौधे का आकार छोटा है तो जो भी उसे पोषक तत्व चाहिए होते हैं मृदा से, वो जड़ों के आसपास में रहते हैं, तो जड़ों से ही वो उसको आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। इस पॉइंट में ही बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विस्तरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। अब देखो इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं बच्चों, अगर पादप का शरीर बड़ा होता है तो इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। इनके लिए कुछ स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल चैनल हैं जो मैंने आपको बताया था।
कि भगवान जी ने एक स्पेशल चैनल दिए हैं और उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। इनका कार्य क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी वर्कशीट में। पादप प्रजनन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पादपों के अंदर, जब पादप जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे, उनके अंदर काफी सारे जो उनके भाग हैं उसमें मृत कोशिकाएं आने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ये अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जब ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, तो ऐसे में ये क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया को थोड़ा धीमे धीमे कर सकते हैं, यानी धीमे धीमे अपना पोषण तत्व लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा अंगों को ज़रूरत ही नहीं है कि आधे में तो उसमें मृत कोशिकाएं हैं, जो जीवित कोशिकाएं होते हैं उन्हीं को तो ऊर्जा चाहिए होती है। चलिए बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, मान लीजिए आप देख रहे हैं, ये एक पेड़ बना के आपको दिखा रखा है, एक पौधा है, बड़ा सा पेड़ है, खैर पौधा नहीं है, बड़ा पेड़ है, ये वृक्ष है। इसमें ऊपर हरे रंग की आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं और इस पत्तियों में कुछ एरो ऐसे बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बाहर की ओर, ये जो आपको ब्लैक एरोज ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ब्लैक एरोज आप देख रहे हो कि जड़ों के अंदर मृदा से क्या जा रहा है, जल जा रहा है। जल यानी कि पानी जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर, पेड़ के अंदर जा रहा है। अब यहां से होता हुआ, जड़ों से होता हुआ जाएगा तने में और तने से होता हुआ जाएगा ये पत्तियों में और पत्तियों से जाएगा ये बाहर आकाश की ओर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक बल है जो इसके ऊपर ऐसा कार्य करता है और उस बल का नाम है वाष्प उत्सर्जन। ये देखिए लिखा हुआ है वाष्प उत्सर्जन। ये वाष्प उत्सर्जन यही बल है बच्चों जो पौधे से उसके जल को बाहर की ओर धकेलता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रक्रिया में वृक्ष का जल बाहर की ओर चला जाता है, तो इस प्रकार उसके जल की हानि होती है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूपों में सहायता करती है। कैसे कैसे सहायता करती है? आप कहेंगे कि मैडम इन्होंने तो वाष्पोत्सर्जन में तो जो है वृक्ष का सारा पानी बाहर की ओर चला गया, तो ये तो जो है वृक्ष के लिए बड़ी खराब बात हो गई, अब वृक्ष को पानी कैसे मिलेगा, तो यानी ये वृक्ष के लिए खराब बात होगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ इससे अच्छी बातें भी जुड़ी हुई हैं। क्या क्या होता है इससे? पहला पॉइंट देखते हैं, का पार्ट हमें क्या बता रहा है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति, यानी कि जो गति होती है जल की, खनिज लवण की, नीचे से ऊपर की ओर, जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर गति होती है, सारे भागों की ओर गति होती है, वो वाष्प उत्सर्जन बल द्वारा ही होती है। अगर वो बल नहीं होगा तो इस जल को ऊपर जाने में समस्या होगी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, पादपों में ताप के नियमन में सहायक। पौधों का अपना एक तापमान होता है, वो मेंटेन रहे, बना रहे, सही बना रहे, उसके लिए भी वाष्पोत्सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बन जाता है, प्रेरक बल हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। जब दिन होता है बच्चों, दिन के समय में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है क्योंकि रंध्र खुले होते हैं, और रात्रि के समय में रंध्र बंद होते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन रात्रि के समय कम होता है या ना के बराबर होता है। और इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं ऊर्जा का उपयोग
नहीं होता। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वाष्प उत्सर्जन में किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, बल्कि वाष्प उत्सर्जन स्वयं एक बल होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए से ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप ही चूषण प्रक्रिया के द्वारा पौधों से जल को ऊपर की ओर खींचता है। अब इसके आगे स्थानांतरण, अगला टॉपिक। स्थानांतरण क्या होता है? पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है। यानी कि जब पत्तियां अपना खाना, अपना भोजन तैयार कर लेती हैं, तो वो उसको पौधे के दूसरे भागों में तो भेजेंगी। तो ये जो प्रक्रिया है पत्तियों से भोजन को पौधों के दूसरे भागों में भेजना, इसी को स्थानांतरण कहते हैं बच्चों। और इसकी मुख्य बात यह है कि स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, और उस ऊर्जा का नाम क्या है? एटीपी। क्या नाम है? एटीपी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ये आपको याद रखना है। एटीपी, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप में दो मुख्य चालन पथ नलिकाएं हैं। मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे बड़े पौधे होते हैं वहां पर उनके पोषण तत्वों को पहुंचाने में दो चीजें हैं जो भगवान जी ने उनको दी हैं। जो दो चीजें उनको सहायता करती हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं? पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जो मृदा से पास जल और खनिज लवणों का वहन करता है। मृदा के पास में जो खनिज लवण होते हैं और जो जल होता है, इसका वहन कौन करता है? जाइलम करता है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे बच्चों। फ्लोएम और जाइलम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जाइलम का जो लिंक है वो पौधे के जल से और खनिज लवणों से है, और ये जड़ों से ऊपर की ओर जल को भेजता है। और इसलिए जो जाइलम के जो सेल हैं, जाइलम की कोशिकाएं हैं, ये जड़ों में मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से जहां से वे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करते हैं। यानी कि फ्लोएम होते हैं पत्तियों में। क्यों? क्योंकि फ्लोएम का मेन काम है पत्तियों में जो भोजन है उसका वहन। जो आपने स्थानांतरण में पढ़ा था कि पत्तियां अपने भोजन को पौधे के दूसरे भागों में भेजती हैं। तो जो भेजती हैं वो कैसे भेजती हैं? वो फ्लोएम के द्वारा भेजती हैं। तो सब याद रखेंगे कि जाइलम जड़ों में होता है और फ्लोएम पत्तियों में होता है, और इसी से आपको फिर इनके कार्य भी याद रहेंगे। एक और इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ये आप देख रहे हैं टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक कॉलम में जाइलम है, दूसरे में फ्लोएम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इस पूरे टेबल को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये 3 नंबर में 5 नंबर में इस तरीके की जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताने के लिए पूछ लेते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, जाइलम में क्या कह रहा है? जाइलम पादपों में जल खनिज लवणों का वहन करता है। मैंने ऊपर भी बताया था, जाइलम का मेन काम है जल और खनिज लवण का वहन करना। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। ये मैंने ऊपर अभी बता दिया था। सेकेंड पॉइंट, जाइलम में हमेशा, इस वर्ड को बच्चों याद रखेंगे, ऊपरी मुखी गति होती है। यानी कि ऊपर की ओर गति। हमेशा जाइलम में जो गति है वो ऊपरी मुखी होती है, ऊपर की ओर होती है, क्योंकि ये जड़ों से ले जाते हैं जल और खनिज लवण। और कहाँ ले जाएंगे? पौधा तो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसलिए इसमें गति ऊपरी मुखी होती है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी भी हो सकती है और अधोमुखी भी हो सकती है, क्योंकि पत्तियां अगर नीचे की, आप कहेंगे पत्तियों से तो खाना नीचे ही आता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे की पत्तियां हैं और उसे ऊपर के भाग हैं, ऊपर भी तो उसे भोजन भेजना है, ऊपर के लिए भी वो भोजन भेजती है, पदार्थ भेजती है अपने, तो उसे बोलेंगे अधोमुखी। तो फ्लोएम में जो गति होती है वो ऊपरी मुखी और अधोमुखी
दोनों होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाष्प उत्सर्जन, यानी कि पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन, जो मैंने आपको बताया था अभी, एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। ये वाष्पोत्सर्जन आपको मैं समझा चुकी हूँ अच्छे से, और इसमें भी जाइलम के द्वारा ही ये जल को खींचता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्लोएम की ओर पढ़ लेते हैं। गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है, यानी कि फ्लोएम में गति कितनी होगी ये निर्भर करती है कि पौधे को कितनी ऊर्जा की अभी आवश्यकता है। अगर पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है तो फ्लोएम में गति ज्यादा होगी, और अगर पौधों को आवश्यकता कम है तो फ्लोएम में गति कम होगी। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों इसका अभ्यास की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पौधे हैं इनमें वहन तंत्र क्या है? तो ऊपर ये लिखा हुआ है जाइलम और फ्लोएम, आप ये देख रहे हैं। ये है आपका आंसर नंबर 1 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो ये बताया था आपको, इसका उत्तर होगा जाइलम। जाइलम से ही जल और लवण जाते हैं, गति करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का होता है फ्लोएम द्वारा, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। तो तीसरे का उत्तर हो गया फ्लोएम। प्रश्न नंबर 4 पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम से किस चीज का वहन होता है? ऑप्शन नंबर क जल। देखिए इसमें क में लिखा है जल, ख में लिखा है भोजन, ख में है अमीनो अम्ल, घ में है ऑक्सीजन। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि उसका उत्तर क होना चाहिए, यानी कि जल। अब है प्रश्न संख्या 5, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको ये पूरी जो टेबल दे रखी है बना के, ये आपको ये पूरी इसमें लिखनी है। ये आपका उत्तर नंबर 5। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फटाफट से शुरू हो जाइए, अपना काम पूरा कीजिए और जल्दी से वर्कशीट करके अपनी मैम को सेंड कर दीजिए। अगर आपको कोई समस्या आई हो तो कृपया मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।